Vivo X Fold 3 Pro ने Samsung का क्राउन छीन लिया है क्योंकि ये इंडिया का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा और ये हर एक कैटेगरी में Samsung को पीछे छोड़ रहा है। बट यहाँ पर भी इसको इंडिया में 3 काफी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिसके कारण ये फोन जो है वो अल्टीमेटली काफी बड़ी फेलियर हो सकता है। और वो चीजें क्या है वो आपको ये वीडियो को देखते देखते समझ आ जाएगी। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स बताकर मैं इसके अच्छे फीचर्स की बेइज्जती नहीं करने वाला हूँ, तो शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट से। बेसिकली इस फोन का जो डिजाइन है ना वो हमें Vivo की X100 सीरीज जैसा देखने को मिलेगा। सेम हमें बैक में यहाँ पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है जिसमें हमें 3 कैमरास मिलेंगे। अभी इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे 2 काफी तगड़ी चीजें लगी। एक तो ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट और सबसे लाइट वेटेड फोल्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है और ये दूसरे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी रहने वाला है। एक तो इसमें आर्मर ग्लास यूज किया गया है और दूसरा इसमें UTG प्लस इंपैक्ट रेजिस्टेंस फिल्म का यूज किया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज भी है। लेकिन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? ये क्रीज। ऑलमोस्ट हर कंपनी यहाँ पर फोल्डेबल स्मार्टफोन्स बना रही है एक्सेप्ट एप्पल, और उन सभी के फोन्स में ये हमें क्रीज जरूर देखने को मिलती है। लेकिन इस चीज पर भी काफी सारी कंपनीज वर्क कर रही है, तो होपफुली हमें अगले कुछ सालों में इसका भी सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बट अभी तक तो मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा था, लेकिन अभी बात करते हैं इसकी हिंज के बारे में। और जो वर्क इन्होंने इसकी हिंज में कराया ना वो अभी तक सैमसंग ने भी नहीं कराया। वेल, इस बार वीवो ने कार्बन फाइबर की हिंज को यूज करा है। अभी ये जो मटेरियल है ना ये अपनी स्ट्रेंथ और काफी ज्यादा लाइट वेट के कारण जाना जाता है, और इसी को यूज करने के कारण वीवो अपने ओवरऑल स्मार्टफोन का जो वेट है उसको कम कर पाया है। और यहाँ पर कंपनी ने ये भी क्लेम करा है कि अगर आप इस फोन को 100 बार टिली फोल्ड और अनफोल्ड भी करोगे तो भी ये जो स्मार्टफोन है ना 12 साल तक चल सकता है, और ये काफी बोल्ड क्लेम है। खैर कंपनीज तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े क्लेम्स करती है, लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को अनफोल्ड करोगे ना तो आपको घर पर कोई एक्स्ट्रा ट्यूब लाइट या फिर बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीवो ने इस स्मार्टफोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर दी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इंडिया में अवेलेबल किसी भी फोल्डेबल स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट डिस्प्ले पैनल भी होने वाला है। अगर डिस्प्ले साइजेस की बात करिए देन जो इसकी इनर डिस्प्ले है ना वो हमें 8 इंचेस के अराउंड देखने को मिलेगी, और जो आउटर डिस्प्ले है उसका साइज हमें 6.5 इंचेस के अराउंड देखने को मिलने वाला है। और इंटरेस्टिंगली दोनों ही पैनल हमें एमोलेड पैनल देखने को मिलेंगे जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात 80 LTPO पैनल का इस बार यहाँ पर यूज होने वाला है, मतलब कि जो पावर कंजप्शन है वो काफी ज्यादा कम रहेगी। बट फोल्डिंग फोन्स की एक छोटी सी दिक्कत रहती है जो कि है इनकी एस्पेक्ट रेशो। चाहे आप इनर डिस्प्ले की बात कर लो चाहे आप आउटर डिस्प्ले की बात कर लो, जो आउटर डिस्प्ले है ना वो काफी अजीब एस्पेक्ट रेशो के साथ में आती है। एग्जांपल के लिए Z Fold 5 अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो जो आउटर डिस्प्ले की एस्पेक्ट रेशो है ना वो आपको एक नॉन फोल्डिंग फोन जैसी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज को OnePlus ने फिक्स कर दिया था। अगर आप OnePlus ओपन देखोगे ना जब वो फोन फोल्ड रहता ना देन उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो हमें नॉन फोल्डिंग स्मार्टफोन जैसे ही देखने को मिलती है, और ऐसी ही सिमिलर चीज हमें Vivo के फोल्डेबल स्मार्टफोन में मिलने वाली है। बट इन सभी में इस फोन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इसकी परफॉर्मेंस और इसका ओवरऑल हार्डवेयर। ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ में आने वाला है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। यूजुअली क्या होता है ना कि हमें इंडिया में जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हैं उनमें सबसे पहले हमें सैमसंग के ही फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता था जो फ्लैगशिप वाला रहता है ऑफ कोर्स। लेकिन इस बार Vivo ने सैमसंग का क्राउन छीन लिया है और सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 3 के साथ में ये इंडिया में लेकर आ रहे हैं। वेल, इसके अलावा बात करिए ना ये जो प्रोसेसर है ऑन डिवाइस AI कैपेबिलिटीज के साथ में आता है, जिसका फायदा Vivo यहाँ पर ऑफ कोर्स उठाने वाला है। और AI की लिस्ट में गूगल के Gemini का यहाँ पर सबसे पहला नाम रहेगा, क्योंकि Vivo ने इस बार गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है, जिसके साथ में क्या होगा कि ये अपने स्मार्टफोन में Gemini की इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और जिसके साथ में हमें काफी सारे AI फीचर्स इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इन सबके अलावा यहाँ पर हमें LPDDR5X रैम टाइप मिलेगा और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाली है। वेल, हार्डवेयर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इस स्मार्टफोन में हमें 5700 mAh की बैटरी मिलेगी, और इतनी मैसिव बैटरी होने के बावजूद भी इसकी जो थिकनेस है वो हमें 11.2 mm देखने को मिलेगी। और इवन इतनी मैसिव बैटरी होने के बावजूद भी इसका जो वेट है वो भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्लस 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। और अगर हम इस हार्डवेयर को कंपेयर करें सैमसंग के Z Fold 5 के साथ में, उसमें हमें 4400 mAh की बैटरी मिलती है और 25 वोल्ट की यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं रहने वाला है, और ये जो कंपटीशन है ये कैमरा की कैटेगरी में भी नहीं रहने वाला है। मोस्टली कंपनीज क्या करती है ना वो अपने पूरे बजट को फोल्डेबल स्मार्टफोन को बनाने में ही लगा देती है और कैमरास को टोटली इग्नोर कर देती है। लेकिन ये चीज हमने पिछले कुछ टाइम से देखी है कि जो कंपनीज है वो धीरे धीरे एफर्ट्स भी कर रही है और इन चीजों को फिक्स भी कर रही है। लेकिन Vivo ने इस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ही फिक्स कर दिया है। इस स्मार्टफोन में हमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें हमें जो प्राइमरी इमेज सेंसर है वो हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि ओमनी विजन का सेंसर रहने वाला है। सेकेंडरी कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का मिलेगा और थर्ड कैमरा हमें यहाँ पर
और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और ये जो पूरा कैमरा सेटअप है ना, ये काफी ज्यादा सुपीरियर कैमरा सेटअप है, क्योंकि एक तो इसमें यहाँ पर हमें जाइस की टी कोटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, जिसके कारण अल्टीमेटली जो वीडियोस और फोटोज की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, इसमें वीवो की V3 इमेजिंग चिप होने के कारण ये फोन जो आईफोन जैसे जो सिनेमेटिक वीडियो है ना, पोर्ट्रेट वीडियोस, वो भी यहाँ पर निकाल पाएगा। और सभी कैमरा से यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। बट इतने तगड़े फीचर्स और ओवरऑल इतना तगड़ा स्मार्टफोन बनाने के बावजूद भी वीवो को कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली काफी ज्यादा लोग इसको नहीं बाय करने वाले हैं। और यहीं पर हमारी 3 ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि इंडिया में वीवो को फेस करनी पड़ सकती है, जिसके कारण ये जो स्मार्टफोन है वो अल्टीमेटली फेलियर हो सकता है। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर क्लिक करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इंडिया में ना एक काफी बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि अगर किसी स्मार्टफोन की जो कीमत है वो 50,000 से ऊपर जा रही है, देन या तो एक आईफोन बाय कर लो या फिर एक सैमसंग का स्मार्टफोन बाय कर लो। आप चाहे कितनी भी बड़ी इनोवेशन कर दो, चाहे आप कितना भी तगड़ा हार्डवेयर डाल दो अपने स्मार्टफोन में, लेकिन चिंटू ने तो फिर भी बोल ही देना है कि यार इन चाइनीज फोन्स के मुकाबले में एक आईफोन या फिर सैमसंग का फोन बाय कर लो। बट यहाँ पर एक चीज और है कि आईफोन या फिर सैमसंग के कंपैरेटिवली ये जो चाइनीज कंपनीज हैं सबसे ज्यादा इनोवेशन भी कर रही है। चाहे आप हुआवे को देख लो, चाहे आप बीबी के ग्रुप की कंपनीज को देख लो। बट यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वीवो को इंडिया में फेस करनी पड़ सकती है, और वो है ट्रस्ट। चाइनीज स्मार्टफोन्स पर ना लोग काफी कम ट्रस्ट करते हैं, और ये सही भी है क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो इनके ऐसे ऐसे काम रहे हैं जिसके कारण या तो ये यूएसए में बैन हो जाते हैं या फिर इंडिया में बैन हो जाते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंस बनाता है, इस फोन की जो कीमत है वो 1,20,000 से ऊपर ही जाएगी। मेरा कैसे यहाँ पर 1.5 लाख का है, इसकी जो कीमत है वो हमें 1.5 लाख के अराउंड देखने को मिल सकती है। जैसे OnePlus ओपन लॉन्च हुआ था ना, उसको दुनिया भर के रिव्यूअर्स ने ये बोल दिया था कि ये बेस्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, इस साल OnePlus ओपन नहीं आने वाला है। लास्ट ईयर वो लॉन्च हुआ था, सेकंड जनरेशन उसकी इस साल नहीं आ रही है। पहले तो लीक्स आ रही थी कि OnePlus ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को ही खत्म कर दिया, मतलब कि वो फ्यूचर में नहीं बनाएंगी, लेकिन अभी लीक्स आ रही है कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि इतना सुपर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होने के कारण इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा यूनिट सेल नहीं होंगी। हालांकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि सैमसंग कैसे इतनी बड़ी कंपनी बन गया, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।